अस्सलामुअलैकुम ऑल द नियर एंड डियर स्टूडेंट्स। ये हमारी मैथ की 8 स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक है और इसके अंदर जब आप लोग देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इस तरह से आपके पास जो इंडेक्स अवेलेबल है जिसके अंदर आपका पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड है। फर्स्ट टर्म के अंदर आपके पास 9 चैप्टर्स होते हैं और सेकंड टर्म के अंदर आपके पास 10 से लेकर 17 चैप्टर्स होते हैं। इसी के साथ साथ आप लोग उर्दू के अंदर भी देखने की कोशिश कर सकते हो कि उर्दू के अंदर भी जो हमारे पास किताब है उसके अंदर भी सेम टू सेम आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारे पास कुल मिलाकर के 1 से 9 तक फर्स्ट टर्म में असबाक होते हैं और 10 से लेकर 17 तक के असबाक जो है वो हमारे सेकंड टर्म में होते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग ये जो हमारा 8वीं में या 8 स्टैंडर्ड के अंदर पहला सबक है नातिक और गैर नातिक एदाद, रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स, और उसके ताल्लुक से सीखने जा रहे हैं। जहाँ तक मेरी कोशिश रहेगी दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को मैं अच्छी तरह से गाइड कर सकूं, अच्छी तरह से छोटी छोटी बातें बता सकूं। तो आप लोग पूरी कोशिश कीजिए कि एक एक छोटी छोटी बात अच्छे से समझिए, उसको अच्छे से बाद में नोट कीजिए और फिर उसके बाद भी अगर कोई डाउट आपके मन में रह जाता है तो आप लोग फिर कमेंट वगैरह करके बाद में पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हिस्सा जो हमारे पास है वो है आइए ज़रा याद करें। आइए ज़रा याद करें में पहला हमारे पास जो तबई एदाद का गिरोह है, इंग्लिश में इसे हम लोग सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कहते हैं। नेचुरल नंबर गिनती के एदाद काउंटिंग नंबर्स कहलाते हैं। 1 2 3 4 इस तरह से नंबर्स होते हैं आपके, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा गिरोह जो आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा, आप 7वीं जमात में आपने सीखा होगा, वो है मुकम्मल एदाद का सेट। सेट ऑफ होल नंबर्स, होल नंबर कहलाते हैं मुकम्मल एदाद के लिए। जो तबई एदाद है उनके अंदर जब हम लोग सिफर ऐड कर देते हैं तो एक नया सेट बनता है, एक नया गिरोह बनता है, एक नया ग्रुप तैयार होता है। उस ग्रुप को हम लोग कहते हैं मुकम्मल एदाद या होल नंबर्स। इसी तरह से हमारे पास सही एदाद का अगला गिरोह है। अगर आप ध्यान देंगे तो सिफर 1 2 3 वैसे के वैसे ही हैं, सिर्फ हमारे पास निगेटिव नंबर्स भी आ गए हैं, मनफी एदाद भी उसमें आकर के मिल जाते हैं। तो एक नया एदाद नया ग्रोह बनता है और उस ग्रोह को हम लोग कहते हैं सही एदाद या इंटीजर्स, इंग्लिश में कहलाता है इंटीजर्स। तो इस तरह से ये तबई एदाद, मुकम्मल एदाद, सही एदाद, ये सारे अपने डिटेल में पढ़े थे। जो नया टॉपिक थोड़ा सा आप लोगों के लिए या इतना ज़्यादा जिसको आप लोग ध्यान में नहीं रखते हो, वो टॉपिक आपके लिए है नातिक एदाद, ठीक है। अब नातिक एदाद का भी गिरोह आपने ऑलरेडी 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं उसको एक रिवीजन करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि हकीकी मानों में नातिक एदाद क्या होता है, ठीक है। तो नातिक एदाद को समझने के लिए आपको ध्यान में रखना है कि नातिक एदाद में इन्होंने जो एग्जांपल्स ली हैं, जो बातें बताई हैं, जैसे यहाँ पर नफ़ी 25/3, 7/7, 10/7, -4 0 3 8 32/3, 67/5 एंड सो ऑन एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सारी बातें आपको देखने को मिलेगी। इसमें उन्होंने जो तारीफ लिखी है, आप लोग कोई भी नंबर तैयार कर सकते हो जिसके ऊपर कोई नंबर रहना चाहिए और बटे में कोई और नंबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने m/n लिया है, ठीक है। जैसे वो बोल रहे हैं m/n के जैसा नंबर दिखना चाहिए। उसमें क्या है, तो ऊपर हम लोग इस लिस्ट में से कोई भी नंबर ला करके रख सकते हैं और बटे में भी हम इस सही एदाद के गिरोह में से इंटीजर्स में से कोई भी नंबर ला करके रख सकते हैं। सिर्फ नसब नुमा में या डिनोमिनेटर में एक कंडीशन हमारे पास है कि n की जगह पर हमारा सिफर नहीं आकर बैठ सकता है। सिफर के अलावा बाकी कोई भी नंबर आप ला करके बिठा सकते हो। तो जैसे यहाँ पर से हमने नफ़ी 3 ऊपर बिठाया और बटे में हमने फॉर एग्जाम्पल ये 2 बिठा दिया, तो ये हमारा एक नंबर तैयार हुआ, m/n की सूरत वाला नंबर है और इस तरह का नंबर हम कहेंगे कि ये हमारा क्या है, नातिक एदाद का गिरोह है, ठीक है। इसी तरह से कुछ और नंबर, जैसे यहाँ पर हमने 32/3 लिया है, हम लोग ले सकते हैं फॉर एग्जांपल 2/3, ये भी हमारा नातिक अदद तैयार हो गया। ये हमारा रैशनल नंबर तैयार हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से एक और बात यहाँ पर है सिफर। तो सिफर जब हम लोग लिखेंगे तो ये भी हमारा एक नातिक अदद या रैशनल नंबर कहलाएगा। लेकिन अगर हम कभी ऐसा लिखते हैं नफ़ी 5/0, नफ़ी 5/0, तो नसब नुमा के अंदर सिफर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा और ऐसी सिचुएशन में उस पूरे नंबर का क्या हो जाता है, अभी तक इसका कुछ इल्म, वाज़े इल्म, क्लियर स्टेटमेंट सामने नहीं आई है कि क्या हो जाता है। इसलिए इसको हम लोग
अवॉइड करेंगे। और डेफिनेशन में भी आप लोग देख सकते हैं कि n जो है वो गैर सिफर सही अदद होना चाहिए। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जो आप लोगों को यहाँ पर आइए ज़रा याद किए में था मामला, और ये ऑलरेडी आप लोगों ने 7th स्टैंडर्ड में सीखी हुई है। थोड़ा सा हम लोग इसी हिस्से को इंग्लिश वाले पोर्शन में समझने की कोशिश करते हैं। इंग्लिश वाला पोर्शन देखेंगे आप लोग तो नेचुरल नंबर्स के लिए उन्होंने लिस्ट बनाई है 1 2 3 4 की, उसके बाद होल नंबर्स के लिए 0 1 2 3 4 की, इंटीजर्स के लिए -4 माइनस, इस तरह से पॉजिटिव नंबर्स है, निगेटिव नंबर्स है और 0 है। ठीक है, यहाँ पर एक और बात समझने की है कि 0 की खुद की कोई साइन नहीं होती है, वो मिडल में होता है। उसके राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, मस्बत अदाद होते हैं, और उसके लेफ्ट साइड में सारे के सारे निगेटिव नंबर्स होते हैं, मनफी अदाद होते हैं। रैशनल नंबर्स की जब हम बात कर रहे थे तो ये फॉर्म m/n के जैसे नंबर रहेंगे। ठीक है, और m/n के अंदर हम लोग m की जगह पर और n की जगह पर इंटीजर्स में से सही आदाद में से कोई भी नंबर ला करके बिठा सकते हैं। सिर्फ शर्त इतनी है कि हम लोग बटे में n की जगह पर डिनोमिनेटर के पोर्शन में हम लोग सिफर नहीं बिठा सकते, क्योंकि इन्होंने कहा है कि n इज़ नॉट ज़ीरो, n इज़ नॉट ज़ीरो। यहाँ पर एक और बात मैं वाजे कर दूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं कि जैसे इन्होंने यहाँ पर लिखा भी है -3, तो कभी कभार आपके माइंड 3 लिखा है इन्होंने, फिर उसके बाद -4 लिखा है इन्होंने और 8 लिखा है इन्होंने, तो कभी कभी आपके माइंड में ये आ भी सकता है कि सर तो बोल रहे हैं कि m/n होना चाहिए, यहाँ पर m तो क्लियर दिख रहा है, n कितना है। तो आपने इससे पहले सीखा हुआ है प्यारे बच्चों कि जब भी बटे में कोई नंबर नहीं होता है तो वहाँ पर 1 जो है वो हिडन होता है। जब भी नसब नुमा में कोई नंबर ना हो, बटे में कोई नंबर ना हो, तो वहाँ पर 1 होता है। तो हम वहाँ पर 1 लिखें या ना लिखें, वहाँ पर 1 आम तौर से उमूमी तौर से मौजूद रहेगा, जनरली वहाँ पर रहेगा। 1 जब बताना होता है तो उसको हम लोग बताते नहीं हैं, उसको हम लोग शो नहीं करते हैं, उसको हम लोग ज़ाहिर नहीं करते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट है, टू शो रैशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। अब ये नंबर लाइन अददी ख़त, और उसके ऊपर हमको बताना है इस तरह का रैशनल नंबर, इस तरह का रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो इससे पहले जो आप लोगों ने सीखा है 7th स्टैंडर्ड में, थोड़ा सा उसको हम लोग रिवाइज करते हैं कि आपने इंटीजर्स को बताना सीखा है। आपके सामने इस तरह का कोई अददी ख़त हुआ करता था और उस अददी ख़त के ऊपर दरमियान में सिफर रहता था। अददी ख़त या नंबर लाइन इसीलिए इसको नाम दिया गया है क्योंकि एक लाइन होती है और उसके ऊपर नंबर्स लिखे हुए होते हैं, तो नंबर लाइन। ठीक है, अदद लिखे हुए हैं, किस पर लिखे हुए हैं, तो ख़त पर लिखे हुए हैं, इसीलिए उसको कहा जाता है अददी ख़त। तो आप लोग ये नाम भी अच्छे से ज़हन नशीन रख सकते हैं कि क्या होता है और क्यों उसका वो नाम दिया गया है। बहरहाल तो यहाँ पर आपको इंटीजर्स के ताल्लुक से सवाल आता था 7th स्टैंडर्ड के अंदर, ऐसे आपको आयदाद दी जाती थी और कहा जाता था कि नंबर लाइन के ऊपर को उसको शो करो। ठीक है, तो आप जैसे कहा जाता था कि 2 इसको शो करो, तो आप लोग यहाँ पर 0 के बाद राइट साइड में जा कर के ये 2 को इस तरह से राउंड करते थे, और राउंड करने के बाद फिर आप लोग उसका कुछ नाम देते थे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको वो अल्फ़ाबेट का नाम दिया गया है कि ए है, तो वहाँ पे आप लोग ए लिखते थे इस तरह से। ठीक है, फिर उसके बाद आपको कहा जाता था फॉर एग्जांपल -4, तो नफ़ी 4 देख कर के आपको ये सिफर के लेफ़्ट में जाते आना चाहिए, बाएं तरफ जाते आना चाहिए, उल्टे हाथ की तरफ जाते आना चाहिए, और इस तरह से आप लोगों को ये राउंड करके उसको आप लोग नाम देते थे फॉर एग्जांपल बी। और इस तरह से जो भी नंबर कहा जाता था, सिर्फ आप लोग ये ध्यान में रखते थे कि राइट साइड में जाना है, यानी जमा वाला नंबर दिया जाए, पूछा जा रहा है तो राइट साइड में जाना है, और नफ़ी वाला नंबर की बात चल रही है तो थोड़ा सा हम लोगों को लेफ़्ट साइड में जाना होता है। ठीक है, अब ज़हन में सवाल ये आता है कि जब हमारे पास ऐसे नंबर होते थे तो हमको ये ज़ाहिरी तौर पर दिखाई देते थे। 5 बोले तो यहाँ पर ले लिया हमने, नफ़ी 3 बोला तो यहाँ पर ले लिया हमने। अब अगर वो बोलते हैं कि 10 बटे नफ़ी 7, तो फिर कहाँ पर लेंगे? अगर वो बोलते हैं कि 32 बटे 3, तो 32 कहाँ पर है और फिर 3 कहाँ पर है, फिर 32 बटे 3 कहाँ पर होगा? तो ये सारी बातें आपके ज़हन में आ सकती हैं, और यहीं पर हमारा इस स्टैंडर्ड नंबर 8 का जो हिस्सा है वो शुरू होता है, जो इन्होंने यहाँ पर लिखा है, शो रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। शो रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, ये आपको देखने को मिलेगा। उसमें उन्होंने कुछ 3 एग्जांपल्स लिए हैं, जैसे 7/3 लिया है, 2 लिया है, -2/3 लिया है, और कहा है कि इसको हम लोग नंबर लाइन पर बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारी नंबर लाइन थी उसके अंदर 2 तो हमारे पास है, उसको हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है 7/3, तो ये आपको समझना है कि 7/3 का मीनिंग क्या हो रहा है कि हमने 7 को 7/3 7/3, इसका मीनिंग क्या है वो पहले मैं आप लोगों को वाज़ेह कर दूं कि हमारे पास एक डंडी है जिसकी लंबाई 3 है, जिसकी लंबाई कितनी है, 3 सम है, 3 सेंटीमीटर है, 3 मीटर है, वगैरह वगैरह है, और उसको हमको 7 हिस्सों में बांटना है। कितने हिस्सों में बांटना है हम लोगों को? 7 हिस्सों में
बांटना है। तो 3 को जब 7 हिस्सों में बांटा जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं 7/3। उसको हम लोग क्या कहते हैं? 7/3। तो ये कसर की जो कंसेप्ट है, कितने हिस्से हैं और किसको बांटना है, कितने में बांटना है वगैरह वगैरह। तो ये मान लीजिए कि ये पूरा के पूरा 7 है, पूरा के पूरा 7 है, इसको हम लोग 3 हिस्सों में बांटते हैं। तो ये जो एक हिस्सा बनेगा उसको हम लोग कहेंगे 7/3, 7/3। ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझको अगर कहा गया है कि 10 उस हिस्सों को काटिए और कितने से काटिए, तो 2। तो ये 10/2। फॉर एग्जांपल इसका पूरा अगर जवाब मेरे पास 10 आता है, 10 मीटर इसकी लंबाई है, 10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, 10 सम इसकी अगर लंबाई है और मुझे इसके 2 हिस्से करने, बटे वाला 2 क्या बता रहा है कि 2 हिस्से करने, मैं यहाँ से एक बार कट कर दूंगा। तो इस तरह से कट करने की वजह से क्या होगा, एक हिस्सा यहाँ पर तैयार होगा, एक हिस्सा यहाँ पर तैयार होगा। दरमियान से जब कटेगा, पूरा जब 10 सेंटीमीटर था तो दरमियान से कटने के बाद इस तरफ एक हिस्से में मेरे पास 5 आएगा। आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि ये 2 एका 2 और 2 पंजे 10 हो जाता है। ठीक है। तो इस तरह से ये काटने का मामला भी हमको कहीं कहीं पर देखने को मिल सकता है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हमको कहा जाता है कि 1/5। क्या कहा जाता है हमको? 1/5। यानी ये जो सिफर से लेकर 1 तक का इतनी डंडी का मामला है, ठीक है, इतना जो हिस्सा मेरे पास है उसको मुझे 5 हिस्से करने हैं। अब मैं बारीक बारीक 5 हिस्से करूँगा तो ना मुझको कुछ दिखाई देगा ना आपको कुछ दिखाई देगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो उन्होंने जो हिस्से लेने की कोशिश की है उसमें आप देखेंगे तो उनका 0 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, 0 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, थोड़ा सा उन्होंने बड़ा कर दिया है। तो हम भी जब ड्रॉ करेंगे अभी 8 स्टैंडर्ड में जाने के बाद, तो हम लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे कि बड़ा हमको हिस्सा लेना पड़ेगा ताकि हम लोग वो रिप्रेजेंट कर सकें, अच्छे से अच्छा हम लोग उसको बता सकें। अब उसके अंदर भी हमको यहाँ पर देखना है कि बटे में 3 है, बटे में 3 है। जो ये बता रहा है कि मुझको 3 पार्ट्स करने हैं, तो ये 0 से लेकर 1 के बीच में आप देखेंगे तो 1 पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इस तरह से 3 हिस्से आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एक और बात जो गौर करने की है, आप देखेंगे तो सिफर से लेकर 1 तक का जितना गैप है उनका, उतना ही गैप हमको 1 से 2 के बीच में रखना है, उतना ही गैप हमको 2 से 3 के बीच में रखना है, उतना ही गैप हमको 3 से 4 के बीच में रखना है, वगैरह वगैरह बातें देख सकते हैं। थोड़ा सा हम लोग इसी कंसेप्ट को उर्दू की किताब में भी देख करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो उर्दू के अंदर भी नंबर लाइन सेम टू सेम बनी हुई है, मिसाल भी आपकी वही है, सिर्फ यहाँ पर हेडिंग की जगह पर आ गया अददी ख़त पर नातिक अदद दिखाना। बल्कि उर्दू वाले में किताब में एक और अच्छी बात है, रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, ये इंग्लिश का टर्म भी लिखा जाता है। तो उर्दू वाली स्टूडेंट्स को भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग ये इंग्लिश के पार्ट्स भी पढ़ने की आदत डालें, इंशाल्लाह आप लोगों को आगे जा कर के फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर ये आप लोगों का 0 है और यहाँ पर आप लोगों का 1 है। उन्होंने यहाँ पर 3 हिस्से क्यों किए हैं? क्योंकि बटे में 3 है, जो बता रहा है कि हमको 3 हिस्से करना है। यहाँ पर भी देखेंगे आप लोग तो नफ़ी 2 है, नफ़ी 3 है, दरमियान में आप लोगों को 3 हिस्से दिखाई देंगे। ठीक है। अब 3 हिस्से करने का मतलब है बीच में 2 डॉट आने वाले हैं। जब भी किसी जगह पर हम लोग बीच में 2 डॉट लगा देते हैं या 2 जगह पर कट कर देते हैं तो इस तरह से उसके खुद ब खुद 3 हिस्से तैयार हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक हिस्सा तैयार हुआ, यहाँ पर ये दूसरा हिस्सा तैयार हुआ और यहाँ पर ये तीसरा हिस्सा। तो 3 हिस्से तैयार करने का मतलब है हमको 2 डॉट बीच में लगाना है। ठीक है। तो इन बातों के साथ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारी जो मश्क का मामला है, आप देख पा रहे होंगे कि मश्की सेट 1.1 है और उस मश्की सेट के अंदर आप लोगों को कुल मिलाकर के 2 सवालात हैं। प्रैक्टिस सेट 1.1 के अंदर कुल मिलाकर के आपके सामने 2 सवालात है। एक वो सवाल है जिसके अंदर आपको आददी खत बना करके बताना है, ये नंबर्स को आपको रिप्रेजेंट करके बताना है, जाहिर करके बताना है। और एक दूसरा सवाल है जिसको हम लोग कह सकते हैं कि आददी खत उन्होंने दिया है, उसके मुतालिक उन्होंने कुछ सवालात पूछे हैं, उसके हमको आंसर्स देने हैं, उसके हमको आंसर्स देने हैं। ठीक है। थोड़ा सा एक पॉइंट और मैं यहाँ पर वाजे कर दूँ और फिर हम आगे बढ़ेंगे कि किस तरह से आददी खत के ऊपर और डिटेल में नंबर्स लिखे गए हैं। तो यहाँ पर ये 1 है, यहाँ पर ये 2 है। ठीक है। तो ये 1 के बाद यहाँ पर जो छोटा सा ये डॉट है, ये क्या बता रहा है कि पूरे हिस्से 3 थे और उसमें से ये एक हिस्सा है। तो ये है हमारा 1/3, 1/3। ये है आपका, सॉरी, ये है 0 से लेकर 1 के बाद यहाँ पर आपका है 1/3, फिर यहाँ पर आपका है 2/3 और यहाँ पर है आपका 3/3। अब 3/3 होने के बाद क्या होता है, 3 का 3, 3 का 3 हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर आपका 1 बनता है। फिर यहाँ पर 3/3 के बाद यहाँ पर आपका क्या है, 4/3, 5/3, 6/3। अब यहाँ पर जब ये 6/3 आएगा तो ये 3 का 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप लोग देख सकते हैं। लेफ्ट की अगर बात करेंगे तो -1/3, -2/3,
3/3 कैंसिल होकर के आंसर आएगा आपका -1। उसके बाद माइनस आपका आंसर आएगा 4/3 -5/3 -6/3, 3 2 जा 6 एंड सो ऑन। तो ये कैंसिल होने के बाद जब नंबर लिखे जाते हैं तो उसकी भी अहमियत होती है। कहीं कहीं पर कैंसिल होता है तो उसको काट करके जो नंबर बनता है वो लिखा जाता है, कहीं पर कैंसिल नहीं होता है तो उसको वैसे के वैसे ही लिखा जाता है, उसको आशार्य वगैरह में नहीं लिखा जाता है। तो ये कुछ बातें थी और हम शुरू करते हैं कि हमारा जो पहला जो क्वेश्चन हमारा है 3/2, 5/2, इसी तरह से नफ़ी 3/2, मशकी सेट 1 से पहला सवाल। और इसको मैंने यहाँ पर पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है। नंबर लाइन ड्रॉ करते टाइम पर हम क्या करेंगे, तो आपको स्केल यूज़ करना है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप लोगों को स्केल यूज़ करना है। बहुत सारे स्टूडेंट डायरेक्टली हाथ से ड्रॉ करते हैं, तो आपको स्केल यूज़ करना है। मैंने यहाँ पर स्केल यूज़ की है, ठीक है। एक ब्लैक कलर का पेन यूज़ किया है मैंने। आप लोग ब्लैक और ब्लू ये 2 पेन यूज़ कर सकते हैं, पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। रेड पेन आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये आप लोग ध्यान में रखें कि ये ब्लैक पेन यूज़ करने के बाद मैंने इस तरह से एक ये लाइन ड्रॉ की है। उसके अंदर सेंटर में मैंने तकरीबन राइट और लेफ़्ट से देख करके मैंने दरमियान में 0 ले लिया है। अब आप ध्यान देंगे तो 0 और 1 के बीच में मैंने 2 सम का गैप लिया है। फिर 1 और 2 के बीच में मैंने फिर से 2 सम का गैप लिया है। फिर 2 और 3 के बीच में मेरा 2 सम का गैप है। तो हर जगह पर मेरा गैप जो है वो मसावी होना चाहिए, जो मेरा फासला है वो हम फासला होना चाहिए, इक्वी डिस्टेंट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ पर मैं 1 लिख रहा हूँ और फिर नज़दीक जा कर के 2 लिख दे रहा हूँ, तो ये गैप मेरा कम ज़्यादा हो जाएगा। तो ये पहला प्रिकॉशन आप लोगों को लेना है। फर्स्ट प्रिकॉशन आपको लेना है, पहला एहतियात करना है आप लोगों को कि सेंटर में 0 लेना है। राइट साइड में आपका 1 2 3 वगैरह रहेंगे, लेफ्ट साइड में आपके -1 -2 -3 वगैरह रहेंगे। और हर मर्तबा आपको ये ध्यान रखना है, अच्छी तरह से आप लोगों को ख्याल रखना है इस बात का कि आपका कहीं पर भी दरमियान का जो गैप है वो कम या ज़्यादा ना दिखाई दे। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोग नोट करते हुए आगे बढ़ेंगे कि क्या क्या हमको करना है, क्या क्या हमको नहीं करना है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये इस तरह से आप लोगों को देखने मिल रहा होगा। और फिर अभी हम लोग देखेंगे कि उन्होंने सवाल में क्या कहा था। तो सवाल में जो उन्होंने एदाद दिए हैं वो है 3/2, 5/2, नफ़ी 3/2। ये जो बटे का 2 है, डिनोमिनेटर का जो 2 है, वो हमको ये बता रहा है कि हमको 2-2 हिस्से करना है। 0 से लेकर 1 के बीच में 2 हिस्से होने चाहिए, 1 से लेकर 2 के बीच में 2 हिस्से होना चाहिए, 2 से लेकर 3 के हिस्से में 2-2 हिस्से होने चाहिए। तो हर मर्तबा 2-2 हिस्से होने चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 0 और 1 इसके बीच में मैंने देख लिया कि मेरा 1 सेंटीमीटर का गैप कहाँ पर हो रहा है और उस पर निशान लगा दिया मैंने। उसके बाद ये 1 और 2 था, उसके बीच में मैंने देखा कि सेंटर पॉइंट कहाँ पर है, वहाँ पे मैंने निशान लगा लिया। आप इसी को इस तरह से भी देख सकते हैं कि आप अपनी स्केल इस तरह से रख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपका 0 है, फिर ये 1 है, फिर ये 2 है, फिर ये 3 है, वगैरह वगैरह आप इस तरह से कर सकते हैं। बहरहाल 0 और 1 के बीच में ये 1 होना चाहिए, 1 और 2 के बीच में ये एक और नुक्ता होना चाहिए। एक नुक्ते का मतलब क्या है कि हमारे 2 पार्ट्स रेडी हो रहे हैं, हमारे 2 पार्ट्स रेडी हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद ये 2 और 3 के बीच में मुझको निशान लगाना है। तो इस तरह से मैं देख रहा हूँ कि मेरा सेंटर जो है वो यहाँ पर आने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर मेरा ये निशान लगेगा। इसी तरह से लेफ़्ट साइड में भी हम लोग निशान लगा करके रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह से मैं अगर निशान लगाता हुआ आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पर मेरा सेंटर पॉइंट है, 2 हिस्से तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर मेरा सेंटर पॉइंट है, मिड पॉइंट है, वस्ती नुक्ता है, वहाँ पर भी 2 हिस्से में तैयार हो गए। और यहाँ पर मेरा सेंटर पॉइंट है, 2 हिस्से तैयार हो गए। ज़रूरत के मुताबिक हम लोग जितना भी चाहें आगे जा सकते हैं, लेफ़्ट में भी आगे जा सकते हैं। सिर्फ ख्याल ये रखना है कि सेंटर में 0 रहता है, राइट साइड में जमा वाले अदाद मुस्बत अदाद होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और लेफ़्ट साइड में नफ़ी वाले अदाद मनफी अदाद या निगेटिव नंबर्स होते हैं। अब मैं ज़ाहिर करने जा रहा हूँ 3/2 को। किसको ज़ाहिर करने जा रहे हैं हम लोग? 3/2 को। तो मुझको सबसे पहले ध्यान रखना है साइन कन्वेंशन का, अलामत का ख्याल रखना है कि इसके पहले कोई अलामत नहीं लिखी हुई है। जब भी अलामत जमा की रहती है तो उसको ज़ाहिर नहीं किया जाता है। 3/2 का मतलब है वो जमा में है, 5/2 का मतलब है वो भी जमा में है, पॉजिटिव है। लेकिन जब माइनस में नंबर हो, निगेटिव नंबर हो, तो हमको माइनस साइन बतानी होती है। तो इस तरह से यहाँ पर निगेटिव शो किया जाता है, पॉजिटिव शो नहीं किया जाता है। तो 3/2 जो है ये भी पॉजिटिव है, 5/2 जो है वो भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि 0 से हमको राइट साइड में लेना है। 0 से हमको कहाँ पे लेना है? राइट साइड में लेना है। अब यहाँ पर देखेंगे, जैसे मैंने बाद में आपको बताया था कि ये 0 है, मैंने 2 हिस्से किया है, मतलब बटे में 2 आने वाला है। तो 0 के बाद ये है मेरा 1/2, ये है मेरा 2/2। एक्चुअल में ये क्या है? मेरा 2/2 है। ठीक है, तो ये 2/2
पहले था और बाद में वो एक्चुअल में होने के बाद क्या हो जाता है, 2/2 इस तरह से लिखने के बाद वो हिस्सा जो 2/2 का है वो कैंसिल हो जाता है और क्या बनता है, 1 बनता है। इस तरह से ये 0 के बाद ये 1/2, 2/2, उसके बाद यहाँ पर है ये 3/2, ठीक है। और ये क्या है मेरा 4/2, 4/2 फिर से कैंसिल हो गया और क्या बना मेरा 4/2 कैंसिल होकर के ओनली 2 बचेगा। इसी तरह से आप लोग बाकी चीज़ें भी देख सकते हैं। अब हर मरतबा मैं ये लिख करके आपको वाज़ेह नहीं करूँगा, आपको अपने जहन में रखना है। तो बहरहाल 3/2 मेरा कहाँ पर है, तो सिफर से मैं एक एक कदम आगे बढ़ते जाऊँगा और 3 कदम पर जाऊँगा। तो ये 1, ये 2 और ये 3। तो यहाँ पर मेरा ये 3/2 अवेलेबल है। यहाँ पर मेरा क्या है, ये 3/2 अवेलेबल रहने वाला है। तो इस तरह से मैं इसको वाज़ेह कर देता हूँ कि ये मेरा 3/2 है, ठीक है। 3/2 है। और इसी तरह से मैं एक और काम कर सकता हूँ, थोड़ा सा ये रेड कलर पेन यूज़, आप लोगों को रेड कलर नहीं यूज़ करना है, इसको मैं दिखा देता हूँ, इसका कुछ नाम देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ए। तो इस तरह से हम लोग ये काम करके आगे बढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद मेरा है 5/2। फिर से मैं सिफर से चलना शुरू करूँगा, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम। तो 5 स्टेप्स टू द राइट साइड, 5 स्टेप्स यहाँ से आपके जहन में आने चाहिए। और राइट साइड में क्यों, तो आपको ध्यान में रखना है कि पॉजिटिव है इसलिए। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर मुझको मिलने वाला है 5/2, 5/2। आप लोग ये ध्यान में रखें, 5/2 का मतलब होता है ढाई। आप लोग देख सकते हैं 2 और 3 के बीच में रहेगा आपका ढाई। इसी तरह से 3/2 का मतलब होता है, कैंसिल करके देखेंगे तो आपको मिलेगा 1.5, 1.5। तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं कि 1 और 2 के बीच में आपका 1.5 आता है, ठीक है। इसका कुछ नंबर नाम दे दिया मैंने, फॉर एग्जांपल बी आ गया मेरा। फिर उसके बाद है -3/2। उसके बाद क्या है मेरा -3/2। तो लेफ़्ट साइड में जाना है, माइनस क्या बता रहा है, लेफ़्ट साइड में आपको जाना है, ठीक है। तो लेफ़्ट साइड में हम लोगों को जाना है। लेफ़्ट साइड में जाने के लिए यह है मेरा -1, यह है मेरा -2 और यह है मेरा -3, ठीक है। तो यहाँ पर मिलने वाला है मुझको -3/2। तो इस तरह से मैं इसको वाज़ेह कर सकता हूँ कि ये मेरा -3/2 है, -3/2 है, ठीक है। और इसी तरह से मैं ये वाज़ेह कर सकता हूँ कि इसका नाम फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सी दे दिया है। इसका नाम क्या दे दिया मैंने, सी दे दिया है। तो इस तरह से ये मेरा सवाल था और मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें वाज़ेह हो गई होंगी, ठीक है। ये थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा पार्ट उसके अंदर मैंने पेंसिल से लिखा था, इसको मैं रब कर देता हूँ। और ये आप लोग देख पाएंगे कि इस तरह से हमारा ये पहले सवाल का पहला जो हिस्सा था उसका हमने जवाब तैयार कर लिया है। तो ये आपका अददी ख़त आपको बनाते आना चाहिए और इस तरह से आप लोगों को ये नंबर लाइन रेडी करते आना चाहिए। हो सकता है 2 मार्क्स का सवाल एग्ज़ाम में आएगा आपके। फिर उसके बाद यहाँ पर जो अगला पोर्शन हमारे पास है, जिसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आपके पास अपॉन में 5 है, अपॉन में 5 है, जो ये बता रहा है कि मुझको बीच में 5-5 हिस्से तैयार करते जाना है। 5 हिस्सों का मतलब है मुझको 4 नुकात लगाना है, 4 नुकात मुझको वहाँ पर लगाना है। अब 4 नुकात लगाने के लिए मुझको क्या करना है, तो मैंने यहाँ पर सिफर और 1 के बीच में ढाई का गैप रखा हूँ ताकि मैं उसके 5 हिस्से कर सकूँ। तो मैं ये आधे-आधे पर निशान लगा रहा हूँ, 1 2 3 4 और यहाँ पर आएगा आपका 5। फिर से यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि मैं निशान लगा रहा हूँ 1 2 3 4 और ये 5, ढाई का मैंने गैप पहले से लेके रखा था। फिर उसके बाद यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि ये आपका आने वाला है -1 -2 -3 -4 और ये इस तरह से -5/5 आएगा, कैंसिल होकर के -1 बनने वाला है। इसी तरह से यहाँ पर भी जाएंगे आप लोग तो -6/5 -7/5 -8/5 -9/5 और -10/5 कैंसिल होने के बाद आपका ये आंसर तैयार होने वाला है। तो इस तरह से मैंने निशान लगा कर रख दिए हैं। अब मुझको जो भी नंबर लेना है मेरे लिए इंतहाई आसान है, 7/5 अपॉन का 5 यानी 5 हिस्से करने थे, वो काम खत्म हो चुका है। 7 पर जाना है मुझको तो 0 से स्टार्ट करूँगा। पॉजिटिव है ये, तो मैं राइट साइड में जाऊँगा 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर मेरा आने वाला है 7/5। यहाँ पर मेरा क्या आने वाला है 7/5। फिर उसके बाद मेरे पास है -2/5, तो 0 से -1 -2 और मुझको ये -2/5 मिल गया।
अब देखिए आप लोग कितना आसानी से और कितना तेज़ी से इसको बना सकते हैं, कितने आसानी से आप लोग मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। -4/5 तो 0 से -1, -2, -3, -4 तो इस तरह से आपको मिलेगा नफ़ी 4/5, नफ़ी 4/5 आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है। कुछ अगर आप लोगों को नाम देना हो, ये नाम देना आपके लिए ऑप्शनल है, नहीं भी देंगे तो इंशाल्लाह मार्क्स वगैरह नहीं कटेंगे आपके, देते हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन रेड पेन का यूज़ ना करें बराए मेहरबानी। आप लोग ब्लैक, ब्लू या अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी लग रही है तो फिर पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से आपका ये हिस्सा तैयार हो जाता है। फिर उसके बाद जो अगला सवाल मेरे पास है वो है आपका -8/5, 11/8 ये 2 नंबर आपके पास है। ये सवाल नंबर 1 के तीसरे सवाल की मैं बात करने जा रहा हूँ। तो फिर से मैंने एक नंबर लाइन रेडी कर ली है। अब ये जो अपॉन का 8 है तो उसकी मदद से मैंने सोचा कि मुझको 8 हिस्से करने पड़ेंगे। अब अगर मैं 8 तक जाता हूँ तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैंने 4-4 के गैप पर लिखा है। यहाँ पर मैंने 4 के गैप पर 1 लिखा है, फिर 4 के गैप पर मैंने 2 लिखा है, इस तरह से लेफ्ट में 4 के गैप पर मैंने नफ़ी 1 लिख दिया है। अब यहाँ पर जो ये 4 का गैप है, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये 0 से लेकर ये 4 है और दरमियान में मुझको 8 निशानात, 8 हिस्से तैयार करने हैं और 8 हिस्से तैयार करने के लिए मुझको 7 निशान लगाने हैं। तो ये एक निशान लग गया मेरा, ठीक है, फिर ये दूसरा निशान लग गया, ये तीसरा निशान लग गया, चौथा निशान, पाँचवा, ये छठा पहले से लगा हुआ था और ये 7वां निशान और 8 हिस्से मेरे तैयार हो गए। उसी तरह से यहाँ पर भी मैं निशान लगाऊंगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, 7 निशान लगाए हमने, 7 वहाँ पे मार्किंग की हमने, मतलब 8 पार्ट्स रेडी हो गए। इस तरह से यहाँ पर भी आप लोग निशानात लगा करके ये पार्ट्स रेडी करेंगे। आपको ये पार्ट्स रेडी करते आना चाहिए। अपॉन का 8 जो है आपका, वो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि मुझको 8 पार्ट्स करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को फ्रैक्शन का या कसर का मतलब ही नहीं पता होता है। बटे का 8 आपको ये बता रहा है कि 8 हिस्से करना है। किसके 8 हिस्से करना है? नफ़ी 5 के 8 हिस्से करना है। बटे का 5 आपको बता रहा है कि 5 हिस्से करना है। किसके 5 हिस्से करना है? तो 7 के 5 हिस्से करना है। तो इस तरह से कसर का एक मतलब आपके ज़हन में आपको। उसके बाद जो लिस्ट में हमारे पास जो पहले का ही चौथा सवाल है, जिसके अंदर आपको कहा गया है 13/10, 13/10, इस तरह -17/10, नफ़ी 17/10। इसको हमको रिप्रेजेंट करना है। इसको हमें जा कर के अपने नंबर लाइन के ऊपर ज़ाहिर करना है, अददी ख़त के ऊपर हमको ज़ाहिर करना है। तो यहाँ पर दरमियान में मेरा यहाँ पर सिफ़र है और ये बटे का 10 मुझको बता रहा है कि 10 निशानात, 10 हिस्सों, एक को मुझे सिफ़र से लेकर 1 तक जितनी भी मेरी निशान रहेगा उसको मुझे 10 हिस्सों में बाँटना है। ठीक है, इस तरह से सिफ़र से लेकर नफ़ी 1 का जो मामला रहेगा उसको भी मुझे 10 हिस्सों में बाँटना है। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर मेरा कहीं पर 2 रहता तो 1 से लेकर 2 तक का जितना हिस्सा है, एक इकाई का जो हिस्सा है, उसको मुझे 10 हिस्सों में बाँटना रहता है। तो अभी हमने बात की थी कि बटे के 10 का मतलब क्या होता है। तो बटे के 10 का मतलब होता है मुझको बटे के उतने नंबर तक बाँटना है। 10 बटे में है, यानी कि मुझे 10 हिस्सों में बाँटना है। तो मैंने ये सोचा कि 0 से 1 के दरमियान में मैं 5 का फ़ासला रखता हूँ, ताकि बाद में जब मैं निशानात लगाऊंगा आधे आधे पर तो मुझको आसानी से इस तरह से निशानात लगाने के बाद आधे आधे पर निशानात लग जाएं। और ये आप देख पा रहे होंगे 2 निशान हो गए, 3 निशान हो गए, 4 निशानात हो गए, 5 निशानात हो गए, 6 निशानात हो गए, 7, फिर उसके बाद 8, उसके बाद 9 और ये 10वां मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से 10 निशानात हो गए मेरे। और वहाँ पर मेरा आप देखेंगे तो आप लोग उसको गौर से सीख भी सकते हो कि ये मेरा है 1/2, 10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, 11, 10/10 और 10/10 पर मेरा आएगा 10 एका 10, 10 एका 10। आप इस तरह से चेक भी कर सकते हो। अगर आगे आपको निशानात लगाते जाना है तो आप लोग फॉर एग्जांपल यहाँ पे लगा सकते हो। ये आपका 11वां निशान आएगा, ये 12वां निशान आएगा, ये 13वां निशान आने वाला है और ये 14वां निशान। तो सवाल में जितने हैं उतनी मुझको ज़रूरत पूरी हो रही है, मैंने आगे लगा करके नहीं रखा है। आप लोग जितना चाहें बड़ा कॉपी का पेज इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई स्टूडेंट चाहे तो आड़ा भी बनाने की कोशिश कर सकता है। आड़ा ज़्यादा मुनासिब नहीं दिखता है, इसलिए मैंने ऐसा ही बनाया है। तो आड़े खड़े पे आप लोग ज़्यादा हैरान ना हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ऐसे ही आधे आधे के निशान पे लगा करके थोड़ी सी आइडिया लगा करके बना सकते हैं। सही सही आपका बनेगा, मार्क्स भी नहीं घटेंगे। फिर से यहाँ पर सिफ़र से लेकर 1 का हिस्सा है और मुझको निशानात लगाते जाना है। तो आधे आधे पे मैं निशान लगा रहा हूँ। 1 निशान, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 और ये 10, 10वें पर मेरा बराबर बराबर वो निशान आना चाहिए। फिर मैं आगे जाता हूँ, तो इस तरह से मैं निशानात लगाने की कोशिश करूँगा और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि फिर से ये 11वां बार निशान, 12वां निशान, 13वां निशान, 14, 15, 16, 17, ठीक है। जो हमारी कॉपी की लेंथ है वो पूरी की पूरी इस्तेमाल हो रही है और हमको दोनों हिस्से इंशाल्लाह मिल जाएंगे। सो दिस -13/10 मेरे पास जो है, -13/10 के लिए मुझको क्या करना था, तो 1 से लेकर 0 से लेकर 1 जो इतना एक इकाई का हिस्सा है उसके मुझे 10 हिस्से करने थे, जो मैंने करके रेडी कर लिए हैं। और इसी तरह से आगे भी मैंने यहाँ पर भी 10 हिस्से करके रखे हैं, यहाँ पर भी 10 हिस्से करता, यहाँ पर कुछ रहता तो यहाँ पर भी 10 हिस्से करता। आपको ध्यान में ये रखना है कि दरमियान का गैप कहीं पर भी कम ना हो। और ये बटे का 10 आपको ये भी बता रहा है कि 10वें निशान पर आपका 1 आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर भी 10वें निशान पर आपका नफ़ी 1 आने वाला है, वगैरह वगैरह। आप चाहें तो यहाँ पर भी ध्यान में रख सकते हैं कि बटे में 2 था, जिसका मतलब था कि दूसरे निशान पर मेरा 1 आया। यहाँ पर भी देखा आपने, दूसरे निशान पर मेरा नफ़ी 1 आया, वगैरह वगैरह। इस तरह से बटे में 5 आप लोग देख रहे थे, तो 5वें निशान पर मेरा 1 आया, 1, 2, 3, 4, 5। बटे में 8 था, तो 8वें निशान पर मेरा वो आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। सिफर को आप लोग एक निशान काउंट ना करें, यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करें। अब आप लोग देखेंगे तो 13/10 लेना है। 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, 10/10 यानी 1, 11/10, 12/10 और ये आया मेरा 13/10। मैं राइट साइड में क्यों गया, क्योंकि जमा वाला मामला था। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा ये 11/10, 12/10, 13/10, यानी यहाँ पर मेरा ये हिस्सा आ रहा है जिसका मैं नाम नंबर है 13/10, ये मैंने उसको ज़ाहिर कर दिया है, ठीक है। इसके बाद नफ़ी 17/10 है। नफ़ी बता रहा है कि मुझको लेफ़्ट में जाना है, लेफ़्ट साइड में जाएंगे हम लोग, बाएं तरफ जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर आपका रहने वाला है ये -1/10, -2/10, -3/10, -4/10, -5/10, -6/10, -7/10, -8/10, -9/10, -10/10, -10/10 कैंसिल होने के बाद -1 बनेगा, -11/10, -12/10, -13/10, -14/10, -15/10, -16/10, -17/10। तो यहाँ पर मेरा बिल्कुल किनारे पर जो मैंने कहा था कि कॉपी के एक हिस्से पर ये, कॉपी के एक हिस्से पर वो है, तो ये आपका आने वाला है -17/10, ठीक है। तो ज़ाहिर तो हो गया है। मैं चाहूँ तो थोड़ा सा उनको ज़ाहिर और अच्छे से करने के लिए कुछ इस तरह से राउंड करके और नाम वगैरह दे सकता हूँ, ABPQ वगैरह वगैरह। ज़रूरी नहीं कि AB ही आप दे, XY दे सकते हैं आप लोग, आपके ऊपर है। तो मुझे उम्मीद है कि ये चारों सवालात आप लोगों के वाज़े हो चुके होंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो हमारा सवाल नंबर 2 का मामला है उसको देखते हैं। अददी ख़त आपको बताया गया है। अददी ख़त के अंदर जो आपको एक बात नोटिस करते आनी चाहिए वो ये है कि 0 से लेकर 1 के बीच में अगर देखते हैं आप लोग, तो 0 के बाद ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, यानी कुल मिलाकर के 4 हिस्से किए हैं। तो जो 4 हिस्से किए गए हैं वो आपको बता रहा है कि आपको पार्ट कितने करने हैं, 4 हैं, यानी हर एक के बटे में 4 मौजूद है। ये 1/4, 2/4, 3/4 और इस तरह से आपको देखने मिलेगा कि 4/4। तो 4/4 होकर के वो 1 आ जाएगा। फिर 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 8/4 रहेगा, तो वो 8/4 तो दिखेगा, लेकिन एक्चुअल में वो 8/4 होने की वजह से कैंसिल होने के बाद आप लोग समझ सकते हैं कि 8/4 जो है वो कैंसिल होगा और इस तरह से आप लोगों को जवाब देखने को मिलेगा 4 का 4, 4 दूनी 8। तो हर जगह पर आप लोग वो चीज़ चेक कर सकते हैं। आपको बताना है कि नुक्ता बी किस नाती की आदत को ज़ाहिर करता है। तो पहले नंबर लाइन के बाद नुक्ता बी को आप लोग ढूंढ लेंगे। तो यहाँ पर है आपका नुक्ता बी, ठीक है। अब ये नुक्ता बी को आप लोग देखेंगे 0 से कितने कदम पर वो मौजूद है। तो 0 से मैं एक एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो 0 के बाद हम लोग चूँकि लेफ़्ट में जा रहे हैं तो माइनस उसको ध्यान में रखना है, -1/4 है हर जगह पर। हाँ, मैंने आपको पहले ही वाज़ेह कर दिया कि 4 हिस्से हुए हैं, 4 हिस्से हुए यानी कि बटे में 4 है। तो नफ़ी 1/4, नफ़ी 2/4, नफ़ी 3/4, नफ़ी 4/4, नफ़ी 5/4, नफ़ी 6/4, नफ़ी 7/4, नफ़ी 8/4, नफ़ी 9/4, नफ़ी 10/4। तो ये किसको ज़ाहिर कर रहा है, नफ़ी 10/4 को ज़ाहिर कर रहा है। तो ये नफ़ी 10/4 है।
लेकिन नफ़ी 10/4 -10/4 ऐसे ही नहीं रहेगा। ऊपर और नीचे हम लोग 2 का पहाड़ा 2 का टेबल यूज़ करेंगे तो ये 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा और ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और इस तरह से आपको एक्चुअल में क्या मिलने वाला है 5/4 वो भी नफ़ी में मिलने वाला है। तो आपका जो जवाब हो सकता है कि नुक्ता बी किस नातिक अदद को ज़ाहिर करता है, तो आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि नुक्ता बी नफ़ी 5/4 इस नातिक अदद को ज़ाहिर करता है। अगर इत्तेफाक से कोई बच्चा नफ़ी 10/4 यहाँ पर लिखता है तो वो जवाब मुकम्मल नहीं रहेगा, समझ में आ जाएगा कि स्टूडेंट को पूरी कंसेप्ट समझ में नहीं आई है। ठीक है, इंग्लिश वाले भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। जो आपको इंग्लिश में सवाल देखने को मिल रहा होगा 1 के अंदर 1.1 के अंदर जो आपका नंबर है, विच नंबर इज़ इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी, तो इसके लिए भी आपके लिए बिल्कुल आसान है सेंटेंस बनाना। विच नंबर की जगह पर आपका आएगा नंबर -5/4 is indicated by point B। ठीक है, तो ये इस तरह से आप लोगों को वाज़ेह हो जाएगा। थोड़ा और अच्छा सेंटेंस या बनाना चाहें तो बना सकते हैं, पॉइंट बी इंडिकेट्स या पॉइंट बी इज़ इंडिकेटेड बाय नंबर, ऐसा कर सकते हैं आप लोग। मेरे हिसाब से ये एक इंतहाई आसान सेंटेंस है, इंग्लिश वाले भी आसानी से लिख सकते हैं। तो ये सवाल नंबर 2 के ताल्लुक से बात चल रही थी हमारी और उसके अंदर जो पहला था उसका हमने जवाब देखा। ठीक है, दूसरा है विच पॉइंट इंडिकेट्स द नंबर 1 3/4। 1 ट्रू 3/4 एक सही 3/4 इस तरह से पढ़ा जाता है। यानी कि ये एक पर जाना है आप लोगों को पहले, तो यहाँ पर आप जाएंगे राइट साइड का एक या लेफ्ट साइड का एक, तो जमा वाला एक है यानी कि राइट साइड का एक। फिर उसके बाद आपको 3/4 तक जाना है, 3/4 तक जाना है। 3/4 तक जाने के बाद ये रहेगा आपका 1/4 2/4 3/4। तो 1 3/4 कौन सा नंबर आपको मिल रहा है, सी मिल रहा है। कौन सा नंबर आपको मिल रहा है, सी मिल रहा है। उर्दू में भी जो सवाल है अदद एक सही 3/4 किस नुक्ते से जाहिर किया गया है, तो राइट साइड में जाना है आप लोगों को। ये आपका जमा वाला यहाँ पर है, जो अलामत छुपी हुई है जमा की वो आपको जाहिर कर रही है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको देखने मिलेगा कि एक पूरा लेना है, आपको मुकम्मल लेना है एक को। और उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि 1 2 3 यानी कि यहाँ पर आपका रहेगा मामला। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जवाब मिल रहा है सी। जवाब क्या मिल रहा है आप लोगों को, सी जवाब मिल रहा है। तो इसका भी मैं जुमला लिख देता हूँ कि क्या हमारा जुमला होने वाला है। दूसरे सवाल का जवाब उर्दू में जो आपको लिखना रहेगा, उर्दू में सवाल था अदद एक सही 3/4, अदद एक सही 3/4 किस नुक्ते से जाहिर किया गया है। तो आप लोग लिख सकते हैं कि नुक्ता सी से ज़ाहिर किया गया है। इंग्लिश वाले भी इसमें जुमला बनाने की कोशिश करते हैं, विच पॉइंट इंडिकेट्स द नंबर 1 ट्रू 3/4 इस तरह से रीड किया जाता है। और उसमें कहा गया है कि विच पॉइंट, तो आप लोग कह सकते हैं पॉइंट सी इंडिकेट्स द नंबर 1 ट्रू 3/4। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें वाज़ेह दिखाई दे रही होंगी। फिर अगला जो सवाल आपका है, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट द पॉइंट डी डिनोट्स द नंबर 5/2 इज़ ट्रू और फॉल्स। तो ये ट्रू और फॉल्स ये स्टेटमेंट है वो आपको दिखाना है। पॉइंट डी यहाँ पर मौजूद है, 5/2 की बात कर रहे हैं, वो करेक्ट है या करेक्ट नहीं है वो बताना है। तो डी यहाँ पर है, आप लोग यहाँ पर पहुँचने की कोशिश करेंगे। अपॉन में 4 लेकर के आपको पहुँचना है। तो आप लोग देख सकते हैं 1 बाय 1 1 2 3 4 5 6 7/7 8 9 10। तो यहाँ पर कितना है 10। तो ये एक्चुअल में है कितना वहाँ पर 10/4।
10/4 तो है, लेकिन कैंसिल होने के बाद 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, यानी कि वो 5/2 है। वो क्या है आपका? दैट इज़ 5/2 मीन्स ये आपका जो स्टेटमेंट है वो क्या है? ट्रू है। ओके, तो आप लोग ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं, द पॉइंट डी डिनोट्स द नंबर 5/2 इज़ ट्रू। इतना आपका सेंटेंस रहेगा और ये आपका जवाब तैयार हो जाएगा। उर्दू में भी अगर आप देखना चाहो तो आपको दिखाई देगा कि आपको सवाल पूछा गया, नुक्ता डी से नातिक अदद 5/2 को ज़ाहिर किया गया, ये बयान सही है या गलत। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं, जो डी की बात है, ठीक है, तो वहाँ पर आप लोगों को देखने मिलेगा कि ये 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 9/4 और ये है क्या एक्चुअल में 10/4 और बाद में कैंसिल होकर के 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी कि वो 5/2 से मैच हो रहा है। तो वो 5/2 उन्होंने दिया है और इस तरह से आप लोगों का ये जवाब भी तैयार हो जाता है। हम लोग इसको जवाब लिख करके बात कंप्लीट कर देते हैं। ऑलरेडी हमारी जो वीडियो है वो थोड़ी ज़्यादा ही लेंथी हो गई है। तो जो आपका जवाब आने वाला है सवाल नंबर 3 का उर्दू में जो जवाब रहेगा वो रहेगा डी से नातिक अदद 5/2 को जाहिर किया गया है। ये बयान सही है। यहाँ पर एक बात सीखने की ये भी है कि उन्होंने 10/4 डायरेक्ट नहीं दिया था, उन्होंने बल्कि उसकी बजाय क्या दिया था? 5/2 दे दिया था, ताकि वो चेक करें कि आप लोग बटे का 2 देख करके उसको गलत तो नहीं बोल देते हो जल्दी से। तो आपको समझ करके जवाब देना है, जल्दबाजी में गलत जवाब नहीं देना है। उसके बाद इंग्लिश वाले में भी जो हमारा सेंटेंस था उसकी मदद से हम लोग इसका भी जवाब लिख देते हैं जल्दी से। तो स्टेट वेदर द स्टेटमेंट, सो यू कैन से द स्टेटमेंट स्टेटमेंट कौन सी है आपकी? द पॉइंट डी denotes the number 5/2. This statement is true. is true. अगर आपको इतना लंबा सेंटेंस ना लिखना हो तो आप लोग ये लिख सकते हैं, दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू, तो भी बात मुकम्मल हो जाएगी। उर्दू वाली लिख सकते हैं, ये बयान सही है, तो भी बात मुकम्मल हो जाएगी। ये हिस्सा सवाल का है, ये हिस्सा सवाल का है, उसको आप लोग चाहें तो आपको लगता है कि बहुत बड़ा हो रहा है सेंटेंस, तो आप लोग उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा समझते चलो कि आपको करना क्या है, ठीक है। आपको सबसे पहले तो जो आपका चैप्टर का नाम है, आपको मैथ्स के लिए एक 200 पेजेस की सेपरेट नोटबुक बनानी है। उसके अंदर आप लोगों को ये फ़हरिस्त बना लेनी है, ठीक है। लिस्ट बना लेने के बाद फिर आपको चैप्टर का नाम लिखना है। लेट्स रिकॉल के पोर्शन के अंदर ये तबई अदाद का सेट, नात, ये सारी चीज़ें आपको जैसी दिख रही हैं वैसी की वैसी ही बना लेनी है। फिर उसके बाद आप चाहें तो एक जो मैंने आपको बताया था एक्स्ट्रा या प्रीवियस नॉलेज के तौर पर ये वाला हिस्सा, ठीक है, उसको आप लोग बना सकते हो। इसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये जो मेरा 2 था उसको हमने ज़ाहिर किया था और इसी तरह से हमने इसको नफ़ी 4 को ज़ाहिर किया था। अब कोई और नंबर भी ज़ाहिर कर देते, ये मिसाल हो जाएगी आपकी। तो इसके बाद ये डेफिनेशन आएगी आपकी। डेफिनेशन के बाद आपका ये पोर्शन आएगा, इसके अंदर ये लाइन आएगी और ये लाइन आएगी और ये आएगा आपका। उर्दू वाले भी देख सकते हैं कि आपको क्या क्या लिखना है। तो सबसे पहले आपको लिस्ट तैयार कर लेनी है, फिर इसके बाद नातिक और गैर नातिक अदद सबक का नाम रहेगा, ये हिस्सा वैसे ही आएगा। फिर उसके बाद ये जो नंबर लाइन मैंने बताई थी सबसे पहले वो आप लोगों को ले लेनी है। उसके बाद आपको ये डेफिनेशन या तारीफ़ का हिस्सा लिख लेना है। उसके बाद ये साइड हेडिंग देनी है, यहाँ पर आप लोगों को ये जो हिस्सा है उसको लिखना है। इसी तरह से आप लोगों को ये दूसरी लाइन लिखनी है, फिर उसके बाद ये नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। ये होने के बाद आपको एक्सरसाइज की तरफ जाना है, डायरेक्ट एक्सरसाइज की तरफ नहीं जाना है। अगर आज तक आप लोगों ने ऐसा कुछ किया होगा कि किताब खोले डायरेक्ट मश्क शुरू कर दिए, तो थोड़ा सा अपने अंदर चेंज लाइए और वो चेंज आपको लाना पड़ेगा, तभी जा कर के आपको डिटेल्ड नॉलेज मिलेगा, ठीक है। डिटेल्ड नॉलेज हासिल करने के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा, थोड़ा सा उसको सीखना पड़ेगा आपको। तो मश्की सेट पहले के अंदर आपको पहले ये सवाल लिखना है, उसके बाद ये हिस्सा लिखना है और इसका जो जवाब मैंने यहाँ पर रेडी करके आपको दिया था, ठीक है, वीडियो के अंदर से आप लोगों को वो नोट कर लेना है। उसके बाद ये बराबर बराबर आपको स्केल, पेंसिल
पेन वगैरह यूज़ करना है। गैप मैं फिर से कह रहा हूँ कि मुझको वाज़ेह दिखना चाहिए। उसके बाद यहाँ से सवाल नंबर 2 लिखेंगे, ये जो मैंने बनाया था वो आपको बनाना है। फिर इसके बाद यहाँ से आप लोग सवाल नंबर 3 लिखेंगे, ये नफ़ी 5/8 11/8 वाला, उसका ये नंबर तैयार करेंगे। आप लोग इस तरह से ये रेडी कर लेंगे। फिर इसके बाद सवाल नंबर 4 आएगा आपका और उसका ये जवाब आएगा। फिर इसके बाद मुकम्मल सवाल आपका यहाँ पर से आने वाला है, ठीक है। ये लाइन आएगी आपकी अददी खत, जैसा उन्होंने दिखाया वैसे ही आपको बनाना है। पहला सवाल लिखना है और यहाँ से पहला जवाब लिख देना है, ठीक है। फिर दूसरा सवाल लिखना है, दूसरा जवाब लिख देना है। फिर तीसरा सवाल लिखना है और तीसरा जवाब लिख देना है। तो ऐसा ही आप लोगों को इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स को भी करना है। मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। इंग्लिश वाले भी यहाँ तक लिखने के बाद, ये बना लेने के बाद फिर आएंगे आप लोग प्रैक्टिस सेट 1.1 की तरफ। उसका फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, उसका जो फर्स्ट हिस्सा है वो लिखेंगे और उसके बाद आप लोगों को ये नंबर लाइन ड्रॉ करनी है जो मैंने वीडियो के दरमियान में आपको बताई थी। इसी तरह से जो दूसरा हिस्सा आपका है 5/7/5 वाला, वो है सवाल आएगा, उसकी नंबर लाइन आएगी। फिर तीसरे वाले का सवाल आएगा, उसकी नंबर लाइन आएगी। और इसी तरह से फिर उसके बाद आप लोगों का चौथे का सवाल आएगा, नंबर लाइन आएगी। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो एंड हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 2 का सेंटेंस लिखना है, इंस्ट्रक्शन लिखनी है, उसका नंबर लाइन ड्रॉ करना है। नंबर लाइन ड्रॉ कर लेने के बाद ये फर्स्ट क्वेश्चन लिखना है और वीडियो में से आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर था वो लिख लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको सेकंड क्वेश्चन लिखना है, उसका आंसर लिखना है यहाँ से वीडियो से। फिर इसके बाद यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन लिखना है और उसका आंसर लिखना है वीडियो से। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बातें वाज़ेह हुई होंगी। कुछ अगर मसला रह जाता है या कुछ आपको डाउट क्लियर नहीं होते हैं तो आप लोग कमेंट में कीजिए। मैंने पूरी कोशिश की अपने तौर से कि आपको इंग्लिश में भी थोड़ा सा नॉलेज दूँ, उर्दू में भी नॉलेज दूँ। उर्दू वाले स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा बेनिफिट है क्योंकि वो उर्दू के साथ साथ इंग्लिश को भी सीखने की कोशिश करेंगे। और इंग्लिश के वो स्टूडेंट्स जो उर्दू जानते हैं तो उनको भी उर्दू सीखने में काफ़ी दिलचस्पी आई होगी। और जो सिर्फ़ इंग्लिश जानता है उसको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि ये उर्दू में क्यों देख रहा हूँ, क्यों पढ़ रहा हूँ, फिर भी थोड़ा सा आप लोगों को इंटरेस्ट आएगा, मुझे उम्मीद है। बहरहाल तो हम लोग यहाँ पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू, गुड बाय।